अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को हम इन डिटेल देखेंगे। आई गेस कि इसके दो पार्ट्स बनेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो लेकिन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं आपको बहुत सारे निमोनिक्स और स्टेप्स के साथ जो है मैं बहुत ईजी करके आपको ये चीज़ समझाऊंगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ओके, अब होता क्या है कि हमारे पास जब भी हम कोई भी फूड ले रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी डाइट के अंदर फ़िश खा ली, एग खा लिया। अब वो जाएगा मेरे माउथ से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन्स में, इंटेस्टाइन्स में जो है ना आगे वो जाके जीआईटी जो भी हमारा है ना उसके थ्रू वो कहाँ चला जाता है, फूड लिवर में। अब लिवर में क्या होते हैं, लिवर में हमारे पास सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स के अंदर वो सारा जो है हमारे पास जो भी हमने डाइट में फूड ली हुई है उसके पार्टिकल्स ब्रेक होके हेपेटोसाइट्स तक पहुंच चुके हैं। वहाँ से हमारे पास जो है ब्लड में वो शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब ब्लड के अंदर जब वो चले जाएंगे तो ब्लड में से गुजरते हुए वो चले जाते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेसल है, आर्टरी है, उसके अंदर ब्लड गुजर रहा है। अब उस पूरे ब्लड में हमारे पास फूड पार्टिकल्स भी हैं। वो फूड पार्टिकल्स वहाँ से निकल के ब्लड कैपिलरी के अंदर से निकल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं। और यहाँ पे साथ हमारे सेल्स प्रेजेंट हैं, बॉडी के सेल्स। तो वो सेल्स जो है ना अपने अंदर ये सारी फूड ले लेते हैं। इस तरह डाइट से आने वाली फूड हमारे सेल्स तक पहुँच जाती है। अब जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है फूड इनटू द सेल, ये जो है दो तरीके से हो रही होती है। ये ट्रांसपोर्ट एक तो हमारे पास होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, और दूसरा ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही होती है एटीपी डिपेंडेंट। एटीपी डिपेंडेंट मतलब कि एनर्जी यूज़ हो रही है उसके अंदर। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैसे होती है कि हाई जहाँ पे कंसंट्रेशन है उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ फूड पार्टिकल्स मूव करेंगे। और ये किसकी हेल्प से हो रही होती है, ये हमारे पास ग्लूट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसकी हेल्प से ये हमारे पास हो रही होती है। अब जो हमारे पास ये ग्लूट जो है ये हर टिश्यू का अपना अपना ये सिस्टम है। ठीक है, और डिफरेंट टोटल हमारे पास 14 डिफरेंट ग्लूट होते हैं। आई होप कि इसको ग्लूट ही इसकी प्रोनाउंसिएशन है, बट माफ़ कर दीजिएगा अगर ये कुछ और हुई तो। अच्छा, अब होता क्या है, ये ग्लूकोज डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ऐसे किसी भी सेल वॉल के ऊपर ये ग्लूट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई भी ग्लूकोज आके अटैच होगा तो ये अब अंदर वाली साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक है, और अंदर आके इस ग्लूकोज को यहाँ पे ड्रॉप कर देता है। इस तरह ये बाहर से फूड अंदर लेके आ रहा है सेल के अंदर। ये सेल है, ठीक है, उसके अंदर फूड लेके आ रहा है। अब ये जैसे मैंने बताया हर टिश्यू का अपना अपना ग्लूट होता है, और ये हमारे पास क्या है 7 डिफरेंट जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ग्लूट 1 जो है ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। और ये कौन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये न्यूरॉन्स में होगा, आरबीसीज में होगा और प्लासेंटा में होगा। ठीक है, और जो हमारे पास ग्लूट 2 है वो लिवर में होगा, बीटा सेल्स में होगा, बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियास। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्लूट 3 है वो आरबीसीज के अंदर भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में ग्लूट 3 होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है ग्लूट 4। ये होता है एडिपोज टिश्यूज़ में जो कि फूड फैट्स को स्टोर कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ग्लूट 5 जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में और टेस्टीज़ में प्रेजेंट होता है। और ग्लूट 7 जो है वो हमारे पास लिवर और बाकी सारे ग्लूकोनियोजेनिक टिश्यूज़ मतलब जिनके अंदर जो है ग्लूकोज बन रही होती है, न्यू ग्लूकोज बन रही होती है, उन टिश्यूज़ के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनिक टिश्यूज़। ठीक हो गया। अब जो है हमारे पास जो प्रेजेंट हैं ग्लूट नंबर 1, देन ग्लूट नंबर 3 एंड ग्लूट नंबर 4। ये जो है ये क्या करते हैं, ये हमारे पास ग्लूकोज की अपटेक करते हैं फ्रॉम द ब्लड। जैसे ये ब्लड के अंदर मैंने बताया था ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, ये अपटेक कर लेते हैं इन द सेल। ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास ग्लूट 2 है, ग्लूट 2 बाईफंक्शनल होते हैं। बाईफंक्शनल मतलब क्या है कि ये ब्लड के अंदर से ग्लूकोज सेल के अंदर भी लेके जा सकते हैं और सेल से वापस ब्लड के अंदर भी लेके जा सकते हैं। इट मीन्स ग्लूट 2 बाईफंक्शनल है, बाकी 1, 3 और 4 जो है ना ये यूनिफंक्शनल है।
ये मैंने आपको बता दिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरह हुई है। अब एटीपी डिपेंडेंट भी ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है। एटीपी डिपेंडेंट किस तरह होती है, कोई भी सेल वॉल है, अब उसके अंदर सोडियम हमें पता है सेल के आउटसाइड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो ये हायर से लोअर कंसनट्रेशन में जब ये सोडियम मूव करता है ना तो साथ ग्लूकोज भी मूव कर जाता है। हालांकि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जो है वो बाहर लो है, ठीक है, और अंदर ग्लूकोज सेल के अंदर स्टोर हुआ हुआ ग्लूकोज ज़्यादा होता है। लो से हाई कंसनट्रेशन जो है ये मूव करे, क्यों? क्योंकि सोडियम जब हाई से लो कंसनट्रेशन मूव करता है ना अलोंग द ग्रेडियंट, तो ये ग्लूकोज को अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करा सकता है, और इसको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। जब एक चीज़ के ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ दूसरी चीज़ खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट हो जाए तो उसको हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये लो से हाई में मूव करें तो इसको एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे एटीपी पंप्स होते हैं, तो एटीपी डिपेंडेंट जो है ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट है। तो ये थी हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू इस चीज़ का कि किस तरह आपकी डाइट जो है वो आपकी सेल तक एनर्जी पहुँचा रही है। अब ग्लाइकोलिसिस जो होती है उसके अंदर दो बेसिक फेजेस होते हैं। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ग्लाइकोलिसिस के लिए कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑक्सीजन है नहीं है, ग्लूकोलिसिस हो जाएगी, सॉरी ग्लाइकोलिसिस जो है ना वो आपके पास हो जाएगी। और जो है ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा होता है कि कोई भी ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आपने ली है, ये कन्वर्ट हो जाती है पायरुवेट के अंदर, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इसमें अब सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे, तो वो अब हम जो है वन बाय वन देखते हैं कि वो रिएक्शन के क्या क्या हैं और उनके कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस इज़ के ग्लूकोज हमारे पास आ गई, ठीक है, लेट्स सपोज ग्लूकोज हमारे पास आ गई है, ग्लूकोज आ गई है, तो इसको ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, लेकिन इसकी कन्वर्जन में हमें एटीपी ज़रूरत है, ठीक है। एटीपी बन नहीं रहे, हमने कहा था इस पूरे प्रोसेस में एटीपी बन रहे हैं, लेकिन पहले हमें देना पड़ता है। कोई भी चीज़, कोई भी आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें से डायरेक्ट पैसा आना नहीं शुरू होता, पहले आपको इस पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए पहले एटीपी हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसी वजह से ये जो अभी मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगी ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट फेज़ है, जिसमें हम चीज़ें इन्वेस्ट करें, या फिर इसको हम प्रिपरेटरी फेज़ भी कहते हैं। अभी जितना मैं आपको बताऊंगी ये सारा प्रिपरेटरी होगा, जब जो हमारे पास पे ऑफ वाला फेज़ आएगा, जब पैसा आना शुरू होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, इस स्टेप में हमें इंजाइम्स भी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इंजाइम जो हैं जो हमें स्टेप में ज़रूरत है वो कौन से हैं, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। एक हेक्सोकाइनेज है, एक ग्लूकोकाइनेज है। अब ये दो हैं तो जाहिर सी बात है कभी एक यूज़ होगा कभी दूसरा। अब किन सिचुएशन में हेक्सोकाइनेज यूज़ होगा और किन में ग्लूकोकाइनेज हो मैं आपको बताती हूँ। हेक्सोकाइनेज जो है ना, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस लिख के बताती हूँ, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज हर टिश्यू में प्रेजेंट है, बॉडी के हर टिश्यू में हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज जो है ना वो सिर्फ लिवर और बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज में प्रेजेंट है। एक ये डिफरेंस है कि ये हर जगह प्रेजेंट है, ये बीटा सेल्स में प्रेजेंट है। इसके बाद क्या है कि जो हेक्सोकाइनेज है ना इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ये हाई एफिशिएंसी है, और ग्लूकोकाइनेज की एफिशिएंसी जो है ना वो थोड़ी सी कम होती है। इसी वजह से इसका जो हमारे पास वी मैक्स है हेक्सोकाइनेज का वो कम होगा, और इसका जो के एम है वो भी कम होगा। ये आपने याद रखना है, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो इसका वी मैक्स और के एम दोनों कम होंगे, लेकिन अगर एफिशिएंसी कम है तो उसका वी मैक्स यानी उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा है और उसका के एम भी ज़्यादा है। एफिशिएंसी और ये दोनों आपस में एक दूसरे के ओपोजिट हैं, ठीक है। और जो हमारे पास हेक्सोकाइनेज है ना ये ब्रेन का एक तरह से ग्लूकोज सेंसर भी है, ये सेंस करके बता देता है कि ब्रेन के अंदर कितनी ग्लूकोज है और कब ग्लूकोज कम हो गई है। जब ब्रेन की ग्लूकोज कम हो जाए तो हेक्सोकाइनेज सिग्नल दे देता है कि आप जो है ये वाला प्रोसेस स्टॉप करें, हमें ग्लूकोज चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही हमें ये चीज़ ज़रूरत है। और अब कोई चीज़ें होंगी जो इन एंजाइम्स को इनहिबिट भी करी होंगी, तो जो हमारे पास हेक्सोकाइनेज है इसको इनहिबिट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनना शुरू होता है ना तो ये हेक्सोकाइनेज को कहते हैं बस अब स्टॉप कर दो, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गए, हमें और नहीं चाहिए, तो हेक्सोकाइनेज जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है ताकि ये स्टेप स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो ये एक तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को स्टॉप कर रहा है। लेकिन ग्लूकोकाइनेज का जो हमारे पास इनहिबिटर है वो क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट।
ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज का इनहिबिटर है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोकाइनेज का इनहिबिटर है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या बला है वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये फिर कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और इसमें जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज ये एंजाइम है, और इस स्टेप में कुछ भी नहीं होता। इस स्टेप में जो है ना सिर्फ आइसोमर, अच्छा ये रिवर्सिबल स्टेप है, ये दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है, ये एक ही डायरेक्शन में, जिसमें एटीपी यूज़ हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब ये इसमें सिर्फ आइसोमराइजेशन हुई है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गए। ठीक हो गया। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, वो बनेगा हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, 1,6 बिसफॉस्फेट। और इस स्टेप में हमारे पास एक एंजाइम यूज़ हुआ है जिसको हम कहते हैं फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। क्या एंजाइम है, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। और ये जो हमारे पास फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है, ये किन किन चीज़ों से रेगुलेट हो रहा होता है। सबसे पहले तो एटीपी। अगर हमारे पास एटीपी कम है, ठीक है, एटीपी अगर हमारे पास कम है तो ये वाला प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा, लेकिन अगर एटीपी ज़्यादा है तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए ही नहीं और ग्लाइकोलाइसिस ने हमें एनर्जी देनी है, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है हाई लेवल ऑफ एटीपी इस प्रोसेस को स्टॉप करें, इस एंजाइम को इनहिबिट करें। इसी तरह हाई लेवल ऑफ सिट्रेट भी इसको स्टॉप करें। हाई लेवल ऑफ सिट्रेट किस तरह कि आगे जब ये प्रोसेस चलेगा ना, तो आगे एक स्टेप में हमारे पास क्रेब्स साइकिल में सिट्रेट बन रहा होता है, तो जब वो सिट्रेट बहुत ज़्यादा बन गया, इसका मतलब है कि आगे और एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये प्रोसेस स्टॉप कर दो। इसी तरह हमारे पास अगर एएमपी ज़्यादा है, एएमपी अगर ज़्यादा है ना, तो ये प्रोसेस होगा फिर, क्योंकि एएमपी तो हमारे पास लो एनर्जी फॉर्म है, एनर्जी नहीं है इसका मतलब है, तो ये प्रोसेस जल्दी जल्दी और ज़्यादा होगा ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बने। तो एएमपी से ये जो है हमारे पास बन रहा होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करी होती है, वो होती है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। ये फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है, एक और एंजाइम है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, वो इसको भी रेगुलेट कर रहा होता है। और वो कैसे करता है, वो ऐसे करता है कि जो हमारे पास फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 है ना, वो क्या करता है कि वो इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। अगर फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है तो वो 6 फॉस्फेट को 1,6 में कन्वर्ट करेगा। अगर फ्रुक्टोकाइनेज 2 है तो वो 6 फॉस्फेट को 2,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 है जो इस स्टेप में यूज़ हुआ है, जिसको हम कहते हैं फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, अब ये क्या करता है, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो है ये हमारे पास बाईफंक्शनल एंजाइम है। ठीक है, ये इसकी फंक्शनिंग जो है, बाईफंक्शनल का मतलब ये है कि इसके दो पार्ट्स हैं। मैं आपको इजी करके समझाती हूँ। इसका ये मतलब है कि इसके दो पार्ट्स हैं, एक इसका पार्ट है काइनेज पार्ट, एक इसका पार्ट होता है हमारे पास फॉस्फेट पार्ट। अब क्या होता है कि जब हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया हुआ है, ठीक है, मेरी बॉडी में, मैंने अभी भी खाना खाया है, बॉडी में जो है ना इंसुलिन रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। क्योंकि उस खाने को मैंने अब आगे किसी ठिकाने भी लगाना है ना, तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। जब इंसुलिन रिलीज़ होगी ना, तो वो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो एंजाइम है उसके काइनेज पार्ट को एक्टिव कर देगी और फॉस्फेट पार्ट को इनएक्टिव कर देगी। ठीक है, जब मैंने खाना खाया हुआ है, मैं वेल फेड स्टेट में हूँ, वेल फेड मतलब कि अच्छे से खाना खाया हुआ है, तो मेरा काइनेज वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। और जब काइनेज पार्ट एक्टिव हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इस फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को अलाउ कर देगा, ठीक है भाई तुम जाओ अपना काम करो, क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ है, मेरे पास ग्लूकोज पड़ी हुई है। तो क्या करेगा कि फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एक्टिव हो जाएगा ताकि नॉर्मल तरीके से ग्लाइकोलाइसिस होती रहे। और ये क्यों नॉर्मल हो रही है, क्योंकि फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 ने ऑर्डर दिया है जी काइनेज को एक्टिव कर दें। अब अगर मैं फास्टिंग स्टेज में हूँ, ठीक है, मुझे खाना नहीं मिला हुआ, मैं भूखी बैठी हूँ, इस स्टेट में क्या होगा कि इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है, और ग्लूकागोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। और अब क्या है कि ये जो बायफंक्शनल एंजाइम था फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, अब ये क्या करेगा, अब ये एंजाइम काइनेज को स्टॉप कर देगा और हमारे पास फॉस्फेट को एक्टिव कर देगा।
जब ये फॉस्फेट को एक्टिव करेगा ना, तो ये जाके इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को स्टॉप कर देगा कि अब हमें और ये वाला ग्लाइकोलिसिस नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास पीछे से ग्लूकोज ही कम आ रही है। अगर सारी की सारी ग्लूकोज इस साइकिल में चली जाएगी तो ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा। इस वजह से ये क्या करता है, फास्टिंग में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसीजर में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को रेगुलेट कर रहा है। वो किस तरह कि अगर हमने खाना खाया हुआ है तो वो इसके काइनेज पार्ट को एक्टिव करता है ताकि ये ग्लाइकोलिसिस नॉर्मली हो सके, और अगर हम फास्टिंग स्टेज पे हैं तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 इसको ऑर्डर देता है कि बस अब तुमने ये स्टेप ये वाला प्रोसेस स्टॉप कर देना है, ताकि जो है हमारे पास ग्लूकोज जो है वो सेव रहे, ये प्रोसेस ना हो। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। सो इन नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है मैं इसकी बाकी की सारी डिटेल्स इस प्रोसेस को आगे बताऊंगी कि अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से आगे क्या चीज़ बनती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।